गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं और बेहतर हैं। चलिए, दो तीन कॉन्सेप्ट और हैं, उनको ख़त्म करते हैं। उसके बाद मेन चीज़ पर आते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, जल कैसे बना, ऊपरपट्टी कैसे बनी, क्रस्ट कैसे बनी, मेंटल कैसे बनी, कोर कैसे बनी। ठीक है। ठीक है। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। आइए सभी लोग। बहुत थोड़ा सा सिलेबस अब इस पर रह गया है ना। इस चैप्टर में क्लास की टाइमिंग, हाँ क्लास की टाइमिंग 1 बजे ही होती है बेटा, ये कंफर्म है। तो टाइमिंग ऑफ क्लास, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 ही बजे क्लास रहती है। चलिए, एक अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में जो जेम्स जीन्स और जेफरीज के बारे में पढ़ा दिया था, है याद? जेफरीज का जो मैंने फिलामेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो मैंने आपको कल बता दिया था कि भाई फिलामेंट के से कैसे ये बात साबित हो जाती है कि भाई ऐसे ही थे ग्रह। ठीक है। ठीक है। अब हेडिंग डालिए, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल। 1 मिनट में इसको काला कर लेता हूं, बोर्ड को नहीं। बाइनरी स्टार बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल। रसेल का द्वितारक सिद्धांत। द्वितारक सिद्धांत, है ना? हाँ सर, ब्लैक बोर्ड, हाँ वाइट कर लिया है। द्वितारक सिद्धांत क्या कहता है? रसेल का द्वितारक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप याद रखिए कि रसेल कौन थे। रसेल एक अमेरिकी विद्वान है। इनका नाम है H. N. रसेल। एक अमेरिकन स्कॉलर थे, एक अमेरिकी विद्वान है। एक अमेरिकी विद्वान है। रसेल वाज ए अमेरिकन स्कॉलर। ये एक अमेरिकन स्कॉलर थे। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो सूर्य है, हमारे सूर्य के दो साथी तारे थे। दो साथी तारे थे, है ना? क्योंकि जब मैंने अभी आपको जेम्स जीन्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एक सूर्य था, उसके साथ में एक तारा था। मैंने साथ में एक तारा बताया था। क्या बताया था? एक तारा। लेकिन रसेल कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ में दो तारे थे। क्या थे? दो तारे। उन्होंने बताया कि इस तरीके से तारों की कहानी रही कि एक हमारा सूर्य रहा, और सूर्य के साथ साथ दो तारे और थे। एक तारा ये रहा और एक तारा ये रहा। ठीक है। उन्होंने बताया कि ये जो दोनों तारे थे, ये सूर्य के चारों तरफ अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे घूम रहा था तो ये ऐसे घूम रहा था, इस तरीके से। भाई, सूर्य के साथ कितने तारे थे? सूर्य के साथ थे दो तारे, और दोनों तारों की घूमने की दिशा उल्टी थी। ये हमारा सूर्य, ये क्या है साहब? ये हमारा सूर्य है।
ये हमारा सूर्य है, दैट इज आवर सन। और रसेल साहब ने बताया कि तारा एक नहीं, साथ में तारे दो थे, साथ में तारे दो हुआ करते थे, और दोनों तारों का रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट था। दो तारे थे, और इन्होंने क्या लिखा कि जो दो साथी तारे थे ये सूर्य के चारों तरफ अपोजिट दिशा से घूम रहे थे, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड सन इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये आप इस तरीके से देख भी सकते हो कि एक तारा जो घूम रहा है वो इस तरीके से घूम रहा है, ये घूम रहा, वो ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और एक तारा इस तरीके से घूम के आ रहा है। इनकी दिशा दोनों की उल्टी है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे समझिए कि जब दोनों तारे अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं तो वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। हाँ सर, फिर तो वो नजदीक कभी ना कभी नजदीक आएंगे, और जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो उनमें ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, और इसी वजह से एक तारे का कुछ मलबा खिंच के अलग हुआ, उसी मलबे से बाद में ग्रह और उपग्रह बन गए। चूंकि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो थे तो दोनों से गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक तारे से मटेरियल बाहर निकला। एक तारे से मटेरियल क्या निकला? बाहर निकला। ये रहा वो मटेरियल, इस तरीके से ये मटेरियल बाहर निकला ड्यू टू ग्रेविटी। ये वो मटेरियल था जो बाहर निकला, और इसी मटेरियल से ग्रह और उपग्रह बन गए। क्या बन जाते हैं? ग्रह और उपग्रह बने। ग्रह और उपग्रह बने, ठीक है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण एक मटेरियल बाहर निकला, और इसी मटेरियल से ग्रह और उपग्रह बने। इसी से ग्रह और उपग्रह बन गए। प्लैनेट्स एंड द सैटेलाइट का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सर जी लिखावट थोड़ी पतली कर लीजिए, ठीक है, लिखावट थोड़ी सी पतली कर ली जाए, चलो अच्छा है। समझे आप कि लिखावट को थोड़ा पतला कर लिया, बात समझ गए। ये थी रसेल की परिकल्पना। कौन सी है? रसेल की परिकल्पना, ठीक है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है। सर ये तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है। इसमें असल में कुछ कंफ्यूज करने के लिए है नहीं, ये मतलब बहुत इजीली समझ में आने वाली चीजें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे पास दो रास्ते बचते हैं, एक तो मैं वही करूं जो सब कर रहे हैं, मैं इन कॉन्सेप्ट को छोड़ के चला जाऊं, और मैं ये कह दूं तुमसे कि पागल बनाने के लिए कि ये पेपर में आता ही नहीं है, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, या तो मैं ऐसा कह के चला जाऊं, या फिर मैं कोशिश करूं समझाने की। मैंने दूसरी वाली कोशिश की, बहाना नहीं बनाया, मैंने कोशिश की समझाने की, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए, ऑटोसिम की अंतरतारक धूल परिकल्पना। अंतरतारक अंतरतारक धूल परिकल्पना। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, इसे ऑटो सिम ने दिया था।
किसने दिया था? ऑटो शिम्ड, जो रूस के एक वैज्ञानिक थे। इसे रूस के वैज्ञानिक ऑटो शिम्ड के द्वारा दिया गया था। ऑटो शिम्ड। इट वॉज गिवन बाय ए स्कॉलर रशियन स्कॉलर ऑटो शिम्ड। ऑटो शिम्ड ने दिया था। कौन थे ऑटो शिम्ड? ऑटो शिम्ड वाज ए रशियन स्कॉलर, इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा कि जब सूर्य आकाश गंगा में था, जब सूर्य आकाश गंगा में था, when sun was in galaxy, when sun was in galaxy। देखो बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि गैलेक्सी क्या होती है, यूं तो आप जो बच्चे नए हैं, पुराने वाले बच्चे तो पूरी तरीके से पढ़े ही हैं हमसे, जो बच्चे नए हैं वो लास्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख ही रहे होंगे। गैलेक्सी धूल और गैस के बादल होते हैं, धूल और गैस के बादल, ठीक है। इन्हीं गैसेस से बाद में तारे बनते हैं, इन्हीं से बाद में तारे बनते हैं, इन्हीं से बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टार, इन्हीं से बाद में तारों का निर्माण होता है। इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा सा गैलेक्सी के बारे में मैंने वैसे पढ़ाया है, गैलेक्सीज के बारे में। सर आपकी फर्स्ट क्लास कौन सी थी? आई थिंक आप सभी लोगों को सर गुस्सा हैं, आप क्लास क्यों नहीं लेते हो शालिनी? हाँ, गुस्सा होने वाली बात भी है भाई, हमसे नहीं होंगे तो गुस्सा बच्चे किससे होंगे? ये जीके क्लास है लक्ष्मण पंडित जी, बिल्कुल जीके क्लास है, ठीक है, बिल्कुल जीके की क्लास है, ठीक है। आइए डायग्राम बना के समझाता हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। जीके क्लास है, ठीक है, जीके की ही क्लास है। जब सूर्य आकाश गंगा में था, अब आकाश गंगा कैसी है? जैसे हम अपनी आकाश गंगा की बात करें, हमारी आकाश गंगा सर्पिला है, सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा स्पाइरल शेप में है, इस तरीके से। तो जब स्पाइरल शेप में है हमारी आकाश गंगा, तो बीच में धूल है, सब धूल के कण हैं, ये धूल है सब, है ना। ये क्या निकल कर आई है? ये है साहब आकाश गंगा, ये है साहब आकाश गंगा, दैट इज गैलेक्सी। और गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी में धूल और गैस होती है। क्या होती है? धूल और गैस। इसी गैलेक्सी की दूसरी भुजा में यहां पर हमारा सूर्य है, यहां पर हमारा सूर्य है, दैट इज अवर सन। ये हमारा सूर्य है। क्या है साहब? ये हमारा सूर्य है। डायलॉग मारो, डायलॉग मारिए, कैसे कैसे लोग रहते हैं, डायलॉग मारिए। हाँ, मुझे भी बता दीजिए क्या पूछ रहे हो। हम्म बेटा, इंडियन ज्योग्राफी की इसके बात होगी स्वाति, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कराएंगे। तो ये हमारा सूर्य है। अच्छा, एक बात सिर्फ तुम यस और नो में उत्तर देना। मान लो हमारा सूर्य घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ गैस ही गैस मौजूद है, क्या सूर्य गैस को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या गैस को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जब आकाश गंगा में था, तो इसी के बाद इसने आसपास के धूल और गैस को आकर्षित किया। आसपास की धूल और गैस
धूल और गैस को धूल और गैस को आकर्षित किया। अट्रैक्टेड द गैस एंड डस्ट। गैस एंड डस्ट को क्या हुआ? आकर्षित किया। बस यही गैस और डस्ट बाद में इकट्ठे होकर ग्रह बन गए। ये जो गैस एंड डस्ट थी, यही बाद में ग्रह और उपग्रह बन गए। यही बाद में ग्रह और उपग्रह बने। the formation it formed the planet and satellite, ये खत्म हो गई है सारी कहानी। ये टॉपिक लगभग लगभग दी एंड हो चुका है। मेरा मैसेज नहीं जा रहा है क्या सर? नेबुला और गैलेक्सी में क्या डिफरेंस क्या होता है? विनीत जी, नेबुला ही मिलकर गैलेक्सी बनाती है। नेबुला जो होता है एक प्रकार से गैलेक्सी बनने की शुरुआत होती है। धूल और गैस के बादल होते हैं नेबुला। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ लीजिए। द इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, इसे ऑटो शिम ने दिया था। इन्होंने कहा कि जब सूर्य आकाशगंगा में घूम रहा था, क्या होती हैं आकाशगंगा? आकाशगंगा धूल और गैस के बादल होते हैं। मैंने बाद लिख दिया, बादल होते हैं। धूल और गैस के क्या होते हैं? बादल होते हैं। यही बादल जो गैस होती हैं फिर आपस में मिलने लगती हैं तो फिर बाद में तारे बन जाते हैं। इसी प्रकार हमारा सूर्य भी एक तारा है जो इस आकाशगंगा में था। ये धूल के कण थे, धूल के कणों को अट्रैक्ट करना शुरू किया। जब धूल के कणों को अट्रैक्ट करना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद ये धूल के कण जो है इकट्ठे होते चले गए, कंडेंस होते चले गए और एक जगह इकट्ठे हो गए, जिससे ग्रह और उपग्रहों का निर्माण होता है। ये वाली कहानी समझ खत्म हो जाती है यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए सर जी, फिर किसका सिद्धांत माना था? अब वही उसी पर आ रहे हैं। ये मस्त था। मैं आपको बता दूं, वो सिद्धांत आप पढ़ चुके हो। जो बच्चे नए हैं उनको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगी एक बिग बैंग थ्योरी, तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी, है ना? तो बिग बैंग थ्योरी को माना गया है। अब आप इस चीज को एक मिनट जरा समझ लीजिए। फिर सबसे ज्यादा मान्यता किस सिद्धांत की है? ये तो मैंने पढ़ा दिया। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मान्यता सिद्धांत, सबसे ज्यादा मान्यता किस सिद्धांत की है? विच इज द वेल रिकॉग्नाइज्ड हाइपोथेसिस? वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है? जो बच्चे नए जुड़े हैं बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। आप लोगों को बिल्कुल भी, है ना, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, ये कहां है साहब? ये जो सिद्धांत है, दैट इज बिग बैंग सिद्धांत। सबसे ज्यादा सिद्ध बात बिग बैंग थ्योरी की है। सबसे ज्यादा जो मान्यता मिलती है वो महाविस्फोट के सिद्धांत को मिलती है। किसको मिलती है? महाविस्फोट के सिद्धांत को मिलती है। महाविस्फोट का सिद्धांत। नए बच्चे ध्यान दीजिएगा प्लीज, नए बच्चे ध्यान दीजिएगा। नॉट है ये फॉर द न्यू स्टूडेंट्स।
नॉट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। आपको ये जब रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाएंगी पीछे, तो इसको मैं आप रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा, मैंने पूरे अच्छे से पढ़ाई है। जो पुराने बच्चे हैं वो कमेंट करके बताएं ऐसा है कि नहीं। पुराने बच्चे कमेंट करके बताइए, ठीक है। पुराने बच्चे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर वो बता चुके हो आप, तो नए बच्चे उसमें रिकॉर्डेड वाली में देख लेना, वो मैं ये कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़ा चुका हूं, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? पीडीएफ कब मिलेगा बेटा? पीडीएफ मिलेगा, हम आपको एक चीज बता दें, कुछ पीडीएफ हैं जो मिस हो रखे हैं, जिसके पीछे की वजह है, जिसके पीछे की वजह है बाबू, अ, अ, हम घर से क्लास ले रहे हैं, वो हम अपने एक बार व्हाट्सएप पर लेके फिर अपलोड कराएंगे। श्याम सुंदर है ना, चलिए समझे। तो मैं ये आपको उसमें पढ़ा चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। कुल मिलाकर बात ये निकल कर आई कि अभी तक आपने समझे पृथ्वी कैसे बनी, जिसके पीछे की बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, एक एक करके हमने देखा, किस में कुछ सच्चाई थी, किसी में कुछ सच्चाई थी, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा सच्चाई जो निकल कर आई, वो सच्चाई निकल कर आई बिग बैंग थ्योरी से। मैंने ये बताया था कि ये बिग बैंग थ्योरी पर आज भी रिसर्च चल रही है। जो नए बच्चे ये कह रहे हैं सर, एक बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है आप नए स्टूडेंट हो, तो मैं आपको बता दूं कि यू हैव टू सीन द रिकॉर्डेड वीडियो। आप उसको देखेंगे तुम्हें सारा कुछ समझ में आ जाएगा, जाओ उसको देखो, ठीक है। और नहीं डाले हैं वीडियो तो मुझे बताना, एक बार आप पुरानी क्लास से देखो, सब समझ में आ जाएगा, मैं फिर दोबारा बता दूंगा, ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि जब पृथ्वी बन गई है तो पृथ्वी पर क्या क्या मौजूद है, ठीक है। पृथ्वी पर क्या क्या मौजूद है, देखिए, हेडिंग डालिए, टॉपिक, टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, न्यू टॉपिक, टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, नया टॉपिक अगले पेज से आ जाइए, सब बच्चे अब जुड़ जाएंगे एक साथ। नया टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक क्या है? टॉपिक है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विकास। और वायुमंडल का विकास। 2 मिनट रुक जाइए, मैं सारी बातें बता रहा हूं। द डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर। डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इनका डेवलपमेंट नया टॉपिक है, ठीक है। कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक करने के लिए तुम्हें नहीं जोड़ा जाता है, तुमसे बातचीत करने के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, देखिए क्या है ये तीनों। सबसे पहले देखिए स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल दैट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? मोटे मोटे तौर पर अगर समझने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृथ्वी का वह भाग जिस पे हम रहते हैं, मतलब जमीन वाला हिस्सा, पृथ्वी का भूभाग, पृथ्वी का भूभाग, दैट इज द लैंड पार्ट ऑफ अर्थ। लैंड पार्ट ऑफ अर्थ। स्थलमंडल पृथ्वी का वो भाग होता है, वायुमंडल कहते हैं एटमॉस्फेयर को, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। फिर आता है जलमंडल। जलमंडल दैट इज हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी का वो भाग जिस पर जल मौजूद है।
पृथ्वी का वो भाग जिस पर जल मौजूद होता है। वह भाग जिस पर जल मौजूद है। द पार्ट सराउंडेड बाय द वाटर। द पार्ट सराउंडेड बाय द वाटर। सराउंडेड बाय द वाटर, ठीक है। जो जल से घिरा है। एक होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण। गैसों का आवरण, है ना। द गैस और गैस इज अराउंड द सन। द मिक्सचर ऑफ गैसेस, सॉरी, अराउंड द अर्थ। भाई एक बात को बहुत ध्यान से समझो, ये सारी चीजें मिलती हैं तब जाकर जीवन संभव हो पाता है। अगर इसमें से कुछ भी गायब हो गया तो जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। इन्हीं सब की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। यही वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। क्या होता है? जीवन संभव। इन्हीं की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ होती हैं। जीवन जो है वो संभव हो पाता है, इन्हीं की वजह से जीवन संभव। समझे? ठीक है, बात क्लियर हुई। देखिए, ये सारी चीजें मिलकर, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो इनको मिलकर एक चीज बनती है जिसे जैव मंडल कहते हैं, यानी कि हमारे रहने लायक कंडीशन पैदा होती है। इनको मिलने से जैव मंडल का निर्माण होता है। भाई, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल, इन्हीं के मिलने से निर्माण होता है जैव मंडल का, दैट इज बायोस्फीयर। क्या बन जाता है? बायोस्फीयर बनता है, जैव मंडल, ठीक है। कुछ ऐसे देखिएगा कि अगर ध्यान से आप देखें तो आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि ये स्थल मंडल है और ये आपका जल मंडल है और ये आपका इस तरीके से वायुमंडल है। ये स्थल मंडल, दैट इज लिथोस्फीयर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। और इन सब को मिला दीजिए, ये वाला जो सेक्शन है, ये तीनों को मिलाने से बनता है, तीनों को मिलाने से बनता बायोस्फीयर। तीनों को मिलाने से बायोस्फीयर बनता है। तीनों को मिलाने से
बायोस्फीयर बन जाता है, जिसे जैव मंडल कहते हैं। इसी पर जीवन होता है, जीवन इसी पर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी, मैं बनवा रहा हूं, जल्दी ही दूंगा आपको। ठीक है, फिर से बताइए, कोई डाउट है इसमें? तीनों को मिलने से जैव मंडल बन जाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं। हमें मिलकर, हमें तो तीनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है ना बेटा। ठीक है, कल हम जहां से, हाँ वीडियो पॉज हो रहा है, कल हम जहां से शुरू करेंगे, कल मैं आपको लिथोस्फीयर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा मैं? कल आपको मैं लिथोस्फीयर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज की क्लास इतनी रहेगी। कल मैं लिथोस्फीयर पढ़ाऊंगा, बताऊंगा पर्वत पठार मैदान कैसे बनते हैं। इस पर लिथोस्फीयर मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कल शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।